मेरा नाम सुमन है। मेरी 16 साल की बेटी अंधी है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। एक दिन मेरी नंद ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया, जो बहुत फेमस था। मैं अपनी बेटी को 70 साल के बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास लेकर आ गई थी। तो वह कहने लगा, तुम कल शाम को अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैं उनकी बात सुनकर अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा था। शाम के 6 बज चुके थे जब बाबा हमारे घर आया और उसने अपने थैले से निकालकर हमें 2 पुड़िया दी थी और कहने लगा, इसे पानी में मिलाकर पी लो, इसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और हम बेहोश हो गए थे। जैसे ही हमारी आँख खुली तो यह देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि हमारी बेटी तो बुरी हालत में वहाँ पर मौजूद थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन जब मेरी शादी का 5वां साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी और यह हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे। इस सब में मेरे पति ने मेरा हमेशा साथ दिया था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे ससुराल में मुझे औलाद ना होने पर बहुत ताने दिया करते थे। वे लोग मुझे बांझ कहते थे। मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी और अपने पति से कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाऊँगी। मगर वे मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे। वह कहते थे, ज़रूरी नहीं कि मेरी दूसरी शादी करने पर भी मुझे औलाद मिल जाएगी, अगर उससे भी नहीं हुई तो फिर क्या करूँगा। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया। मेरी और मेरे पति की तो खुशी के ठिकाने ही ना रहे थे। मैं सारा सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी, यहाँ तक कि मेरे पति भी अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े पहनाती थी। फिर बेटी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा था और फिर वह 4थे साल में लग गई थी, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। हम उसके सामने कुछ भी करते तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं शिल्पी की माँ थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी। मगर पड़ोस की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी 4 साल की हो गई है, लेकिन कुछ देख नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने भी लोगों के बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे, वह सब के सब अपनी आँखों से साफ साफ देखते थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द बांट नहीं पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर इंसान के अंदर किसी तरह की कमी होने पर उसका वही नाम पड़ जाता था। यह सोचकर मेरा पूरा शरीर काँप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहा करेंगे। यह बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी यह बात अच्छे से नोटिस करते थे। वह मुझसे कहते थे, क्या बात है सुमन, तुम हमेशा इतना परेशान क्यों रहती हो। मेरे पति ने जब मुझे पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, मुकेश, हमारी बेटी 4 साल की हो गई है, मगर अभी तक वह कुछ देख क्यों नहीं पाती। औरतें मुझे डराती हैं कि शायद हमारी बेटी अंधी है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और कुछ देख नहीं पाती। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सुमन, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो सच में पागल हो गई हो। ना जाने कब से यह बातें अकेली ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे कहा होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ, क्या हल निकाला है आपने। मुकेश कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम दोनों अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तुम देख लेना, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं मुकेश की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, मुकेश, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है तो हम क्या करेंगे। मुकेश कहने लगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम भगवान की कृपा से उसका यही शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी तो दिया। और तुम्हें पता है कि कितने सालों बाद हमें औलाद मिली थी हमारी बेटी के रूप में। और हाँ, हमें हर हाल में अपने भगवान की मर्ज़ी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकलकर किचन के कामों में बिज़ी हो गई। किचन में मेरे दिमाग में यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जन्म से ही अंधी हो। सारा दिन मैंने कुछ खाया ही नहीं था। टेंशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। मुझे उसकी आने वाली ज़िंदगी की हमेशा फ़िक्र लगी रहती थी कि अगर वह ऐसे ही अंधी रही तो आने वाले टाइम में उसकी शादी कैसे होगी, कौन उसे अपनाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती रही मेरी बेटी के साथ कोई बड़ी परेशानी ना हो। वह अपनी आंखों से देखने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। हॉस्पिटल जाना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास लेकर जाया जा रहा है।
फ़िलहाल सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे पति ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और शिल्पी को भी तैयार कर लो। हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। मैं उसे जैसा रखती हूँ वैसा ही करती। भले ही उसे आँखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह हर चीज़ महसूस करके अपने खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। हम लोग तैयार होकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आँखों का पूरा चेकअप किया। चेकअप के बाद वह कहने लगे, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी आँखों की रोशनी भी आ जाएगी। कुछ बच्चों की आई साइट वीक होती है, इसी वजह से वह थोड़ा देर से देख पाते हैं। आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ दे रहा हूँ। आपकी बेटी की आँखों की रोशनी धीरे धीरे साफ़ होने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी थी। मैं खुद पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी, बस मुझे हमेशा अपने पति और बेटी की खुशियों की फ़िक्र लगी रहती थी। फ़िलहाल अब तो मैं खुश रहने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी कम कर दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया। हमने उस डॉक्टर पर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह से चेकअप करने को कहता, हम वैसा ही करते। धीरे धीरे मेरी बेटी अब 7 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने मुकेश से कहा, हम अब उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर ऐसा हुआ, शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। हमें कोई दूसरे शहर के डॉक्टर की राय भी देता तो हम अपनी बेटी को वहाँ भी लेकर चले जाते थे, लेकिन हर जगह हमें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। और फिर हम वेद, तांत्रिक, इन लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगे थे, और ऐसा ही करते करते मेरी बेटी 14 साल की हो गई थी। मगर अभी तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे पति की जितनी भी सैलरी थी, वह सारी हम शिल्पी के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे, इसलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग्स भी नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी, और वह इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे दिल भर के देखने से भी डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नज़र न लग जाए। सब लोग यही कहा करते थे कि सुमन की बेटी शिल्पी बहुत खूबसूरत है। अगर यह बेचारी देखती भी होती तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा दिल जलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थीं। एक दिन हमारे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हुआ था। हम अपनी बेटी को लेकर एक वैद्य के पास गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दिया और कहने लगे कि कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हम बाहर निकले तो एक अजीब सा हादसा हो गया था। हमारे सामने ही एक 18 साल का लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा था। एक तेज़ रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी। वह जवान लड़का ज़मीन पर गिर गया था और उसके सर से खून बह रहा था। मुकेश भागकर उस लड़के के पास गया, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला उस लड़के को अस्पताल लेकर जाने के लिए राज़ी हुआ था। डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि मुकेश रात भर उस लड़के के साथ अस्पताल में ही रहे थे। जब वह वापस आए तो बताया कि वह लड़का कोमा में चला गया है। उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे उसकी पहचान की जा सके या उसकी फैमिली को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। न जाने वह लड़का किस माँ का बेटा था और उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे पति इसी तरह अस्पताल जाते रहे और उस लड़के का इलाज चलते चलते 1 महीना हो गया था। जब वह कुछ रिकवर हुआ तो मेरे पति उसे हमारे घर लेकर आ गए थे। उस लड़के के सर पर पट्टी बंधी थी। मैंने अपने पति की तरफ घूर कर देखा तो उस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़ा और कहने लगे, सुमन, ये लड़का होश में तो आ गया है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया कि हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। किसी ने शायद इस लड़के को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी। इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है। इसने अपना नाम वियान बताया है। मेरे पति बहुत परेशान लग रहे थे, फिर भी मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुकेश, आपको पता नहीं हमारे बेटे जवान हैं। तो वे कहने लगे, अभी ये लड़का बीमार है, जब तक ये ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूँगा। मुझे भी उस लड़के की हालत देखकर तरस आता था।
इसीलिए मैं भी उसका ख्याल रखने लगी थी। मैं जब भी उसका कोई काम किया करती तो वह मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोलता था। जब तक मेरी बेटी शिल्पी की बात है तो वह लड़का मेरी बेटी को आँख उठाकर नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफ़त ने बहुत इम्प्रेस किया था। इसी तरह 1 महीना गुजर चुका था। मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी। तो वह लड़का मेरे कमरे में ही आ गया और मुझे पूछने लगा, आंटी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर पूछो। क्यों नहीं? तो कहने लगा, आंटी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी देख नहीं सकती? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आपको उसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए? वियान की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, बेटा मेरी बेटी अंधी है, वह देख नहीं सकती। यह बात सुनकर वियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कहने लगा कि जब आपकी बेटी को इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवा दिया? अगर आप इसे भगवान की मर्ज़ी समझकर एक्सेप्ट कर लेती तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे वियान की यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था और मैं चिल्लाकर उसे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? शिल्पी मेरी इकलौती बेटी है, मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूँगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। जब हम तुम जैसे अनजान का इलाज करवा सकते हैं तो शिल्पी तो हमारी ही बेटी है और तुम्हें अपने घर में रहने के लिए भी जगह दी है। तुम्हारे साथ बिल्कुल अपनों जैसा ही बिहेव करते हैं। तुम्हारे बचने के भी चांसेस नहीं थे। मेरे पति ने तुम्हारी मदद की तो क्या हम तुम्हें वहाँ पर मरा हुआ छोड़कर वापस चले जाते? और अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और हमें नहीं पता कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा। तो क्या तुम्हारा इलाज यह सोचकर बंद कर देंगे इसमें ही भगवान की मर्ज़ी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दें? मेरी जवान बेटी घर में मौजूद होते हुए भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। वियान की बात तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी, क्योंकि जो बात उसने मुझसे की थी ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं कही थी। और फिर वह अनजान लड़का जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ नहीं था। मैं किसी तरह से अपनी बेटी को देख देख कर तकलीफ़ में रहती हूँ और किस तरह के हालात का सामना करती हूँ, वह मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता था? मैं इतने गुस्से में हो गई थी कि बिना कुछ सोच समझे बोलती जा रही थी। वियान के तो चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगा, आंटी मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। जहाँ तक मेरी याददाश्त की बात है वह भी धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे पता है आप लोग एक इज़्ज़तदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी भी है। लोगों को इल्ज़ाम लगाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो नहीं जा सकता, वह मुझे रोक लेंगे। आप उनको मेरी तरफ़ से थैंक यू बोल देना। ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। वियान मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में थी। मुझे अपनी बेटी की मजबूरी भगवान की मर्ज़ी समझकर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आंटी आपकी बेटी नहीं एक एक दिन ठीक हो जाएगी और गर्व है आप जैसी माँ पर जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद सोकर उठ गई थी और वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगी, माँ ऐसा लग रहा है वियान भैया घर में मौजूद नहीं हैं। माँ आखिर वियान भैया कहाँ पर चले गए हैं? और अगर वह घर में भी हैं तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने शिल्पी से कहा, बेटा तुम आराम करो, यहीं कहीं होगा। मेरी बेटी मुझे बार बार वियान के बारे में पूछ रही थी। मैंने कह दिया, बेटा वह ठीक हो गया था इसलिए अपने घर चला गया, अब वह हमारे घर कभी नहीं आएगा। मैं महसूस किया कि मेरी बेटी एकदम से उदास हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वह मुझसे कहने लगी, वियान भैया को इस तरह हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वह मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव हो गया था। यह बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मैं कुछ होश में आने लगी थी, मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। न जाने मैं इस लड़के के साथ इतना बुरा कैसे कर दिया था कि वह मेरा घर ही छोड़कर चला गया था। वियान के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई थी। शाम को जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो उन्होंने घर आते सबसे पहले वियान के बारे में ही पूछना शुरू किया था। मैंने कहा, वियान की याददाश्त तो वापस आ गई थी इसलिए वह अपनी फैमिली में चला गया है। मेरे पति की आंखों में शिकवा साफ नज़र आ रहा था। मुकेश कहने लगे, सुमन मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वह मेरा ही अपना बेटा हो। मुझे हमेशा से शिकायत रहेगी वह आखिरी बार मुझसे मिलकर नहीं गया, लेकिन मैं वियान के लिए अंदर ही अंदर बहुत टेंशन में थी। वह एक अच्छा लड़का था। अब हमारे घर में उदासी का माहौल छा गया था। एक बार मेरे पति की छोटी बहन मेरे घर पर आई थी। उसकी शादी बिजनौर में हुई थी इसलिए वह 2 दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। शाम के 4 बजने पर जाने वाली थी।
उसने बताया कि एक तांत्रिक बाबा यहाँ पर आपके शहर में आए हुए हैं और वह यहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियाँ हल करने के लिए आए हैं। उनकी उम्र तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, बेउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगा बैठे हैं। गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। वह पैसे तो थोड़े ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं। आपने तो अभी तक शिल्पी के लिए कोई इलाज नहीं छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा के इलाज से हमारी शिल्पी भी देखने लगेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी नज़र आने लगी है। वह कहने लगी, वह तांत्रिक बाबा इतना अच्छा है तो हमारी शिल्पी ज़रूर उससे ठीक हो जाएगी। मेरी नंद ने कहा कि मेरी देवरानी को कोई औलाद नहीं थी। शादी के पूरे 9 साल बाद जब उसका इलाज तांत्रिक बाबा से करवाया, उसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपने नंद से यह बात सुनकर मुझे उम्मीद जागती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद मेरे पति ऑफिस से जब घर आए तो मैंने उनको अपनी नंद के बताए हुए तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। उनके इलाज से हर कोई ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, हम अपनी बेटी को भी तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। मगर तांत्रिक बाबा को लेकर मुकेश का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहने लगी, मुकेश तुम पैसों की परवाह मत करो, मैं अपना जेवर बेच दूंगी लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूँगी। कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। अगले दिन वह ऑफिस से जल्दी ही छुट्टी लेकर घर आ गए थे। हम शाम के 4 बजे के टाइम पर अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। हैरत की बात यह थी कि आज शिल्पी भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। जो कमी मेरे अंदर है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए उसके आगे हाथ पैर जोड़ रही थी और कहने लगी, बेटी आज मुझे एक आखिरी मौका और दे दो। फिर हम तांत्रिक बाबा की दुकान पर चले गए। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैंने कहा, इन लोगों को फ़ायदा होता होगा तभी तो यहाँ पर आए हैं। मेरे पति भी गौर से भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने सर हिला दिया। शाम के 7 बज चुके थे तब जाकर हमारा नंबर आया था। हम बाबा के पास पहुँचे तो हमने अपनी बेटी शिल्पी को आगे कर दिया और बताया कि मेरी बेटी बचपन से अंधी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह कहने लगे, बहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं तसल्ली के साथ इस लड़की का इलाज कर सकूं। मेरे पति ने एक पर्ची पर उनको हमारे घर का एड्रेस लिखकर दे दिया था। तुम कल अपने घर के दरवाजे खुले रखना, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी लेकिन मेरे पति मुकेश कुछ उदास नज़र आ रहे थे। मुकेश कहने लगे, सुमन मुझे तो यह बाबा शक्ल से ही ढोंगी लगता है। मैंने उनको डांट दिया और कहने लगी, मुकेश आप भी हद करते हैं। आखिर आपने उनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको वह बाबा ढोंगी लगने लगे। आप तो पहले उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो बेटी का इलाज कैसे होगा। मुकेश को मैंने सख्ती से मना कर दिया कि आप आस पड़ोस में किसी को भी इस बारे में नहीं बताना कि हमारे घर तांत्रिक बाबा आने वाले हैं। अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतज़ार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए थे। ठीक शाम के 6 बजे बाबा और उनके साथ एक आदमी आया था। शायद वह उनका चेला था। मैंने बाबा जी से कहा, आप पहले खाना खा लें, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे। वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूँगा, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। मुकेश को भी कमरे में लेकर आ गई थी। उन्होंने शिल्पी को अपने सामने बैठा लिया था। फिर अपने थैले से 2 कागज़ की पुड़ियाँ निकाली और फिर मुझसे कहने लगे, जाओ 2 गिलास सादा पानी लेकर आओ। बाबा ने वह पुड़िया दोनों ग्लास में डाल दिया और कहने लगे, यह पानी अब तुम दोनों पति पत्नी पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंख पर फूंक देनी होगी। मैं तो अपनी एक ही बार में पी लिया था लेकिन मेरे पति तो कहने लगे, इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। मैंने मुकेश को आंखें दिखाई और कहने लगी, जल्दी से पी लो। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा सर अचानक भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी थी और मैं पलटकर अपने पति की तरफ देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे लेकिन वह बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था। उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी मम्मी पापा बचाओ कहकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने भागने की भी कोशिश की मगर बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तांत्रिक बाबा में एक हवस नज़र आ रहा था और फिर मैं पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ आ रही थी
लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। न जाने कितने टाइम बाद मैं और मेरे पति बेहोश हो चुके थे। जब मुझे होश आया तो मैं घबरा कर उठी और चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसको गले से लगा लिया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बेटी की हालत देखकर तो मेरा शरीर पूरी तरह से काँप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी के कपड़े भी फटे हुए थे। मैंने जल्दी से मुकेश को उठाया और इधर से तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब मैं कमरे से निकल कर बाहर आई तो देखा कि हॉल में ही बाबा उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? मुकेश भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के अंदर पुलिस भी आ गई थी। उन्होंने बाबा और उसके चेले को अरेस्ट कर लिया और अपने साथ लेकर चले गए थे। उनके पीछे वियान भी खड़ा हुआ था। वे कहने लगा, आंटी जब मैं कल आपके घर आया था तो आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते तांत्रिक बाबा की दुकान तक चला गया था। मैं वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरे घर से कॉल आ गई, इसीलिए मैं अपने घर को वापस लौट गया। हाँ, पर मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी कि कल आप लोगों के घर में तांत्रिक बाबा आएगा और शिल्पी का इलाज शुरू करेगा। मैं अपने घर वापस चला गया था। मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत इम्प्रेस कर दिया था। मैं जानता था कि वह एक ढोंगी बाबा है जो लोगों को लूटता और जवान लड़कियों की इज्जत ख़राब करता था। एक दिन मुझे पता चला था कि उस तांत्रिक बाबा को बिजनौर से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। मैंने प्लानिंग किया कि अगर ये बाबा आपके घर में कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं फ़ौरन इसको पुलिस के हवाले कर दूँगा। इसलिए मैं दीवार से कूदकर आपके घर के अंदर आ गया था। जब इस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया था मैं तभी पुलिस को कॉल कर चुका था। आपके बेहोश हो जाने के बाद यह दोनों शिल्पी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा और उसके चेले को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया था और भगवान ने शिल्पी को बचा लिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब